हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम भारत स्किल की वेबसाइट पर अपलोडेड क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो इसी क्रम में हम आज डीजल मैकेनिक के मॉड्यूल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 31 अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ सीरियल नंबर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से है, तो इसका डायग्राम को देखिए। एक्चुअली में इसको बोलते हैं डेप्थ रोड। डेप्थ रोड और ये है मेन स्केल। ये मेन स्केल ये होता है वर्नियर स्केल, है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये हैं जाज, है ना, मूवेबल जाज बोल दो। अपर जाज मतलब जबड़े, है ना, और ये हैं लोअर, एक मिनट, लोअर जाज, लोअर जाज। और ये दोनों एक्चुअल में होते हैं फिक्स्ड जाज, फिक्स्ड जबड़े, जा मतलब जबड़े, और ये होते हैं मूवेबल, है ना। वर्नियर स्केल हो गया। ये लॉक नट, है ना, लॉक स्क्रू बोल दो इसको। ये है लॉक स्क्रू, लॉक स्क्रू हो गया। और इसको बोलते हैं थंब स्क्रू, क्योंकि इसको हम अंगूठे से भी टाइट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे थंब स्क्रू। तो ये वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स हो गए। वो क्या पूछ रहा है, मार्क्ड एज एक्स, जो एक्स से मार्क्ड है उस वाले पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए मुझे। ये क्या है, डेप्थ रॉड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, है ना। तो दिस विल बी द आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें इस वाले पार्ट का नाम पूछ रहा है वो, इस वाले पार्ट का नाम क्या है। एक्चुअल में ये है क्या चीज़, ये है डेप्थ गेज, है ना, डेप्थ गेज, है ना। तो इसका नाम है डेप्थ गेज। अब इसके पार्ट्स कौन से हैं, तो ये है कैप, और इसको बोलते हैं थिम्बल, थिम्बल। और ये है थिम्बल स्केल बोल सकते हैं इसको, थिम्बल स्केल बोल सकते हैं। ये है थिम्बल स्केल, ये सर्कुलर स्केल, थिम्बल स्केल। ये वही अपना मेन स्केल, है ना, मेन स्केल। और ये जिसका क्वेश्चन पूछा है ये है लॉक, लॉक, ठीक है। और ये है एक्सटेंशन रॉड, एक्सटेंशन रॉड। तो ये इसके पार्ट्स हैं। तो ये पूछ रहा है इस वाले भाग का नाम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉक, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का, 32 का आंसर हो जाएगा बी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें स्पेशल ऐसा कुछ होता नहीं है कि कुछ फार्मूला वगैरह का कुछ नहीं है इसमें। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए 0.01 mm। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बाहर मेट्रिक की न्यूनतम संख्या, क्योंकि लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं, लिस्ट काउंट मतलब लोवेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट विच हैज़ टू बी टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी भी उपकरण के द्वारा नापी जाने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म माप को बोलते हैं उस यंत्र का अल्पतमांक। तो इसका अल्पतमांक कितना होगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का पूछ रहा है ये, तो 0.01 mm, ये अपने को याद ही रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेसेस ऑन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में नापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बेरल तो होगा नहीं, स्पिंडल नहीं होगा, थिम्बल नहीं होगा, रेचेट स्टॉप। इसका आंसर होगा रेचेट स्टॉप। मैं आपको बता देता हूँ रेचेट स्टॉप क्या होता है एक्चुअल में। कहाँ, यहाँ तो ये वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर का पूछ रहा ना, तो एक मिनट, इसको ना ये वाला डायग्राम पे आप फोकस करो, ये वाला डायग्राम में। तो ये जो हिस्सा है इसका, इसको बोलते हैं रेचेट स्टॉप, क्योंकि ये जो एनविल है ये यहाँ तक टच होने के बाद, जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर हम नापते हैं तो उसको फुल्ली टच करने के बाद ये कट 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 बजने लग जाता है। मतलब उससे ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा का प्रेशर यहाँ अप्लाई नहीं करने देता है। तो ये होता है जो क्या करता है ये, व्हाट इज द सॉरी, इंश्योर द यूनिफॉर्म प्रेशर, मतलब एक जैसा प्रेशर को इंश्योर करती है ये वाला जो पीछे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं। और बेरल, बेरल ये जिसके अंदर स्क्रू चलता है इसको बेरल बोलते हैं। स्पिंडल जो ये इसको अपन कसेंगे तो ये यहाँ पे स्क्रू आगे की तरफ निकलेगा, तो इस स्क्रू को बोलते हैं स्पिंडल। और थिम्बल तो जिस जो अपन हाथ से पकड़ के जो घुमाते हैं उसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है ना। सबसे लास्ट में होता है रेचेट स्टॉप। विच इज द फिक्स्ड मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा होता है। तो इसमें देखो ये माइक्रोमीटर है तो इसको बोलते हैं स्पिंडल, और ये होता है एनविल, ये फिक्स्ड वाला, इसको बोलते हैं एनविल, है ना। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, एनविल, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ केम शाफ्ट जर्नल। केम शाफ्ट जर्नल मतलब केम शाफ्ट तो आप जानते हैं इंजन के अंदर चलती है, ठीक है।
जो वाल्व को ऑपरेट करती है। कैमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये पत्रिकाओं के व्यास ये समझ में नहीं आता है तो अपन इंग्लिश प्रीफर कर लेना है ऐसे क्वेश्चन में। तो भाई कैमशाफ्ट जर्नल बेयरिंग को कैसे नापेंगे हम? डेप्थ माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट माइक्रोमीटर, या इनसाइड माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब जर्नल होता क्या है? जर्नल मतलब ये बेयरिंग की बात कर रहा है एक्चुअली में। जर्नल मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये मान लो बेयरिंग है और इसके अंदर ये और यहाँ पे कुछ भी बेयरिंग्स या बॉल्स लगी या रोलर लगे होंगे, तो ये जो घूमता है ये है जर्नल, जो घूमता है, और जो बाहर स्टेशनरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं बियरिंग। ठीक है ना, बियर मतलब जो प्रेशर बियर करता है और ये घूमता है, ये जर्नल है। तो इसका हम नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे अपन। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। दिस विल बी द विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनुअल। बाहर के किलोमीटर एनुअल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? अब ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आते हैं कि काई का कौन सी मेटेरियल का बना होता है, तो हमें डायरेक्ट उसका नाम ही याद रखना पड़ता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 38 का, 37 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बाइड। अब ये क्वेश्चन आप जितनी बार रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे तो ये ऐसे हैं जो डाटाबेस क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, मतलब याद ही रखना, इनका कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि इसको कैसे याद रखें। क्योंकि हाँ, बस इतना हिंट मिल सकता है कि अधिकतर जो मेजरिंग टूल्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील या कार्बाइड के बने होते हैं, जो हार्ड सर्फेसेस जिन पर जो प्रेशर आता है, इम्पैक्ट प्रेशर या जो भी मतलब फोर्स अप्लाई होता है वहाँ वो चीज़ें कार्बाइड, क्योंकि कार्बाइड क्या हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मतलब डायमंड के बाद कार्बाइड या सीमेंटेड है ना, CBN बोलते हैं जिसको, है ना, या पाउडर मेटलर्जी से जो बनता है उसको बोलते हैं, तो ये कार्बाइड के बने होते हैं, है ना। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड भी होता है, CBN होता है डायमंड के बाद जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो, और फिर उसके बाद कार्बाइड, उसके बाद टंगस्टन कार्बाइड, और इस तरह के कुछ मटेरियल होते हैं, ये टूल्स जो इनके बने होते हैं, या हाई कार्बन स्टील भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के मटेरियल, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो भी मार्किंग वाले क्वेश्चन है इनके लिए आप एक बार इनके डायग्राम जरूर रीड करके जाना कि ये क्या डायग्राम है और किसका डायग्राम है। तो इनके आप सेपरेटली गूगल में सर्च करोगे तो सब आंसर मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है देखो, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो हो गया रेचेट, है ना, अभी क्वेश्चन आया था इसका, रेचेट, ये थिम्बल, ये बैरल, है ना, ये बीम बोल दो इसको, है ना, बीम भी बोल सकते हैं, फ्रेम भी बोल सकते हैं, फ्रेम, और ये स्पिंडल, और ये है एनविल, है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर ये जो दे रखा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम, है ना, ये इसका आंसर होगा फ्रेम, 38 का बी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब ये वाला पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया ये वाला का पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एनविल, इसका आंसर हो जाएगा एनविल, है ना, 39 का आंसर, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी इक्वल थिम्बल डिविजन्स आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल बनाए जाते हैं? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, 50 डिविजन्स, है ना। आउटसाइड माइक्रोमीटर में बाहर के थिम्बल के डिवीजन कितने होते हैं? तो 50 डिवीजन होते हैं, किसी में 100 भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन की रीडिंग का मूल्य क्या है? 0 पॉइंट कितना होगा आप बताइए मुझे। ये लिस्ट काउंट के बारे में क्वेश्चन है, बी का हो जाएगा आंसर 0.01 mm। कितना लिस्ट काउंट होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का? 0.01 mm, ठीक है। 42, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नेम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आप बताइए, ये क्या कर रहा है? ये इसको बोलते हैं बोर या होल तो नहीं बोलेंगे, बोर है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? इसका डायमीटर नापता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डायल बोर गेज हो जाएगा, बोर डायल गेज, है ना। आप डायग्राम दिमाग में रखोगे और 2 1 या 3 बार इसको देखोगे वीडियो को, या PDF भी पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा और याद रहेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? कौन सा वाला है? ये वाला, हाँ, डायल बोर गेज की पार्ट पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ कि ये तो है डायल, ठीक है ना, ये डायल, और ये क्लैंप है डायल का, ये बेजल है बाहर वाला, ये जो रिंग है ना, ये सर्कुलर रिंग, ये है बेजल, है ना। और इसके अलावा इसमें भागों के नाम, बेजल लॉक होता है इसमें, बेजल क्लैंप, ये या सीधे क्लैंप ही लिख लो, ये है क्लैंप, ये क्लैंप हो गया। और ये हो गया डायल अंदर वाला, ये डायल हो गया। ये हो गया हैंडल, है ना। और ये एक्सटेंशन रॉड भी बोलते हैं इसको, और स्टेम भी बोलते हैं, स्टेम या एक्सटेंशन रॉड,
सॉरी एक्सटेंशन रॉड ये नहीं होगी यार, एक्सटेंशन रॉड इसको बोल सकते हैं बट ये स्टेम होगा। एक्सटेंशन रॉड ये है, ये तो ये एक्सटेंशन रॉड है ना। और ये जो है ये है सेंटरिंग शूज़ या सेंटरिंग पॉइंटर बोलते हैं, सेंटरिंग कॉन्टैक्ट, सेंटरिंग कॉन्टैक्ट्स या शूज़ भी बोलते हैं ऑब्लिक, है ना। ये दोनों, ये और ये, और बस हो गए। बाकी तो ये मेजरिंग प्लंजर होता है ना, ये मेजरिंग प्लंजर, ये मेजरिंग प्लंजर होता है। तो ये हो गए इसके पार्ट्स के नाम डायल बोर गेज के। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये एक्स वाले के बारे में पूछ रहा था। ये क्या है, सेंटरिंग शूज़ है ना। ये और ये एक्चुअल में ये और ये दोनों सेंटरिंग शूज़ है ना, ये सेंटरिंग शूज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटरिंग शूज़। आंसर विल बी द सी। अब ये जूतों को केंद्रीय, अब जूते का इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में ही प्रीफर कर लेना है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी आए ना, इसको इंग्लिश में ही आपको प्रीफर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये अभी बोला है ना, क्या है ये ऊपर वाला, ये वाला क्या है, ये मेजरिंग प्लंजर है। तो आंसर दे रखा है कि अब ये प्लंजर हो जाएगा। इसका आंसर 44 का बी हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग, अब ये पूछ रहा है। तो ये क्या, अभी मैंने बोला था, ये स्टेम, इस वाले को बोलते हैं स्टेम, ये स्टेम। आप एक डायग्राम देखोगे, सारे क्वेश्चन यहीं से आपके होंगे, है ना। और डायग्राम आप जितने देखोगे गूगल पर सीधे ही सर्च कर लेना, पार्ट्स ऑफ डायल बोर गेज, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, पार्ट्स ऑफ डेप्थ गेज, पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल गेज, सब। और फिर इनके जो भी पूछे जाते हैं ना, ये जो चीज़ल वगैरह के, तो टाइप्स ऑफ चीज़ल, टाइप्स ऑफ प्लायर्स वगैरह, डायग्राम आप देख लेना, बस आपको डायग्राम दिमाग में रहेंगे तो आपके आंसर ईजिली आएंगे। विच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 46, विच पार्ट एक्चुएट्स द मूवमेंट ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय, आंदोलन से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अपन सीधे यहाँ पे इंग्लिश प्रीफर करते हैं, मूवमेंट को ये आंदोलन बोल दिया। विच पार्ट एक्चुएट्स द मूवमेंट ऑफ द डायल, मूवमेंट मतलब आगे पीछे घूमना या चलना, ठीक है ना, ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। तो अब डायल में कौन सा भाग सक्रिय करता है, तो भाई प्लंजर को अपन प्रेस करेंगे तो ही डायल में घड़ी को घुमाया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लंजर। ये इसकी डायल बोर गेज का डायग्राम यहाँ नहीं है, डायल बोर गेज, हाँ ये रहा। अब ये प्लंजर को जब प्रेस करेंगे ना, तो ये राउंड राउंड मूव करेगा, और जितने भी राउंड मूव करेगा, ये छोटा वाला जो डायल है ये काउंट करेगा, ये काउंटर एक्चुअल में, कि ये कितने, बाहर वाला जो बड़ा पॉइंटर है ये कितने राउंड इसने कंप्लीट किए, ये रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की जानकारी कौन देगा, ये छोटा वाला पॉइंटर अंदर वाला। कब करेगा, जब हम इस प्लंजर को प्रेस करेंगे तब, ठीक है ना। और ऊपर तो लॉक वगैरह के लिए क्लैंप दिया रहता है। बाकी देखते हैं अपन आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। तो ये हो गया। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट, टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट के लिए कौन सा अपन यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटसाइड माइक्रोमीटर, है ना। इमेज, ये इस तरह का टेलीस्कोपिक गेज होता है, ये तो ये एक्चुअल में ये मूवेबल होते हैं। ये जितना भी बोर को नापना करना, जहाँ पे जैसे मान लो ओवेलिटी आ गई, कोई शेप राउंड नहीं हो गया, ओवल है, तो ये प्रेस होंगे दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से प्रेस होंगे। तो ये जो रीडिंग हम नापेंगे, ये कैसे नापेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर से, कि ये कितने, ये डिस्टेंस कितनी है। तो इसको रीडिंग पढ़ने के लिए टेलीस्कोपिक गेज को जब लॉक करने के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे नापेंगे अपन, आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापेंगे, ठीक है ना। तो ये, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इसलिए इसका आंसर है आउटसाइड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में ये क्या, मैंने अभी बोला प्लंजर है ये, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्लंजर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायल है, ये डायल है। एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ, डायल, क्लैंप या लॉक, ये हो जाएगा प्लंजर, ठीक है ना। ये काउंटर, ठीक है। ये इसके पार्ट्स के नेम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट मार्क्ड एट एज एक्स। तो अब देखो इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो इसमें ये चीज़ नहीं, क्या ये क्लैंपिंग के लिए काम आता है, ये जो है ना, ये क्लैंपिंग के लिए काम आता है ना। तो फॉर क्लैंपिंग, जहाँ पे स्टैंड के ऊपर इसको लगाते हैं ना, जैसे मान लो ये स्टैंड, यहाँ कहीं डायल गेज लगाना है मुझे, ये डायल गेज लगाना है, तो इस वाले ये जो दिया है ना, ये वाला, इससे इसको कस देते हैं। यहाँ पर कोई भी रॉड इंसर्ट करके इस स्क्रू को कस दिया जाता है, तो ये उस स्टैंड पर फिक्स हो जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने, एनविल, क्लैंप, प्लंजर या स्टेम। तो क्या हो जाएगा, क्लैंप हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर होगा क्लैंप, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूज्ड टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर, टेलीस्कोपिक गेज, बोर डायल गेज या स्लिप गेज। तो किसका उपयोग करेंगे हम, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करेंगे,
डायल टेस्ट इंडिकेटर। अब डायग्राम में आप देखना डायल टेस्ट इंडिकेटर कैसा होता है, क्योंकि अभी मैं डायग्राम आपको एक एक चेक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको आप गूगल पे डालना और सीधे ही चेक करना, और या फिर ऐसा लिखना कि हाउ टू मेजर क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले बाय डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। मैं सिर्फ एमसीक्यू आपके सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप डायग्राम इसका देखना डायल टेस्ट इंडिकेटर कैसा होता है, तो आपको एंड प्ले के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। गेज का नाम क्या है, ये फिलर गेज है, इनमें अलग अलग ब्लेड्स होती है, इनसे गैप अपन मेजर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलर गेज, है ना। गैप मेजर करते हैं, क्लियरेंस मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। विच कैन बी मेजर्ड बाय फिलर गेज, क्या नापते हैं इससे अपन, गैप बिटवीन द मेटवीन, अभी बोला ना क्लियरेंस या गैप मेजर करते हैं, तो डी विल बी द आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सरफेस, खुरदरी सतहों को किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर, तो ये व्हाइट वाश है, ठीक है ना। अधिकतर मेन मोस्ट कॉमनली व्हाइट वाश ही होता है ना। विच मार्किंग मीडिया यूज रफ सरफेसेस को यूज़ करने के लिए अपन मार्किंग मीडिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट वाश उपयोग करेंगे, ठीक है। विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क ऑन फिनिश्ड सरफेस, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, व्हाइट वाश का तो करेंगे नहीं, क्योंकि व्हाइट वाश रफ सरफेस पर प्रयोग करते हैं अपन। इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन ब्लू। कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज ये भी करते हैं, लेकिन हर कहीं हर एक का स्पेसिफिक यूज़ है, तो उसके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, और याद कब होगा, जब रिपीट करेंगे हम। रफ सरफेस के लिए व्हाइट वाश, फिनिश्ड सरफेस के लिए पर्शियन ब्लू। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो आंसर क्या होगा, व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट होगा। कॉपर सल्फेट क्या होता है, पॉइजनस होता है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है कहीं भी, अगर हमारे खाने में या कहीं ऐसे यूज़ में आता है तो उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या होता है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट, ये क्या है, आप ही जानते हो ये क्या फ्लैट सरफेस है, और ये ITI में काय के लिए यूज़ होती है, सरफेस प्लेट है, ये चीज़ों को मार्किंग करने के लिए काम आती है एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सरफेस प्लेट 56 का ए। विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर SI, SI यूनिट के हिसाब से लेंथ की बेसिक यूनिट क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक्चुअल में WCS में भी क्वेश्चन आते हैं कि 7 जो होते हैं वो SI जो इकाई होती है वो 7 SI यूनिट्स होती है, तो लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा उसमें, मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल, इंजीनियर स्टील रूल में गिनती क्या हो जाएगी, देखते हैं इसने डायग्राम दिया हो तो, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड जो होता है उस पर बात करते हैं, ये वाला। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 mm, 0.5 mm, 2 mm, 3 mm। देखो इसने क्या दिया है, ये 1 mm के बीच में भी एक एक बना हुआ है पॉइंटर, तो ये 0.5 mm हो जाएगा इसमें। इंजीनियर स्केल का स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्कल, सर्कल बनाने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो सर्कल बनाने के लिए जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग डिवाइडर, आउटसाइड कैलिपर। इसका आंसर होगा स्प्रिंग डिवाइडर, है ना। स्प्रिंग डिवाइडर से सर्कल बनाए जाते हैं, जो दोनों जिसके लेग्स होती हैं और पॉइंटर बने होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल, सही कोण को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्टील रूल तो होता नहीं, स्टील रूल लाइन खींचने के लिए उपयोग होगा, है ना। ट्राई स्क्वायर भी, ट्राई स्क्वायर हो सकता है सही कोण जांचने के लिए, ट्राई स्क्वायर का यूज़ करेंगे अपन राइट एंगल के लिए, सही कोण नहीं, एक्चुअली राइट एंगल को सही बोल दिया, इसलिए अपन इंग्लिश राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री की बात कर रहा है, ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है, 90 डिग्री को ये बोल रहा है राइट एंगल, ठीक है ना। इससे इसका मतलब नहीं है सही कोण से, तो इसका उपयोग करें ट्राई स्क्वायर का। और ये एक बार आप लेना, जेनी कैलिपर क्या होता है, एक फुल लेग और एक दूसरा आधा वाला, ये स्प्रिंग डिवाइडर दोनों फुल लेग वाला, स्प्रिंग डिवाइडर इसके बीच में स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग डिवाइडर। आउटसाइड कैलिपर इस तरह का होता है, तो इन सबके अलग अलग यूज़ है, तो इनको आप एक बार देख लेना जितने भी हैं, तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि एक पूछा हो सकता है दूसरा पूछ ले। व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है। फ्लैटनेस, ये फ्लैटनेस कैसे चेक करेगा, ये हो नहीं सकता। चेक द एंगल, ये एंगल की कैसे जांच करेगा, इससे क्या एंगल के क्या मेजर करोगे आप। चेक द इंटरनल डायमीटर ऑफ द जॉब, इंटरनल डायमीटर ये मेजर कर नहीं सकता, इसके लिए अलग होता है, ये इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है ना। ये क्या होगा, चेक द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द जॉब, तो ये हो जाएगा चेक द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द जॉब। सो इसका आंसर क्या होगा 61 का डी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर, अभी आया आउटसाइड कैलिपर, ये स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड, सॉरी ये देखो ऑप्शन ढंग से पढ़ना पड़ेंगे आपको, ये स्प्रिंग है, यहाँ पर क्या है स्प्रिंग लिखा है इसके ऊपर, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं, क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने पर भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, आप और मैं क्या करें उसमें, किसी के भी गलत होते हैं, पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर, तो ये ना ये एक मिनट, ये जो है ना ये स्प्रिंग है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, डी विल बी द आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर, ये क्या है, एक मैंने कहा एक फुल और एक आधा, एक फुल और एक आधा, ये क्या होगा हर्मेफ्रोडाइट या जेनी, है ना, तो जेनी का नाम है, तो जो भी आपको मिले ये जेनी कैलिपर हो जाएगा आंसर इसका। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड, क्वेश्चन नंबर 64, एक्स के रूप में, ये जो इसका क्या, ये क्या है, ये सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज, एक्चुअल में ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब इसमें इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या है, ये तो देखो, ये तो होता है इसमें स्क्राइबर, है ना।
और ये होता है रोकर आर्म, रोकर आर्म। और ये होता है मैग्नेटिक बेस या वी ग्रूव बेस, वी ग्रूव बेस, है ना। और ये होता है स्पिंडल, है ना। इसको ना यहाँ लिख लो, एक काम करो, स्पिंडल, ठीक है ना। और ये क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट, ठीक है। इसको चलो रहने दो, स्प्रिंग नट हो गया। और ये जो पूछ रहा है इसका नाम है गाइड पिन, गाइड पिन या गाइड पेन बोल दो, ये गाइड पिन। एक मिनट, ये है गाइड पिन। तो अब क्या आंसर होगा इसका? स्नग, स्नग ये है, ये स्नग है, ये स्नग है। तो ये पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? गाइड पिन हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, गाइड पिन, ठीक है। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स हैं, तो एक बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। फिर इधर क्या है क्वेश्चन, ये भी इसी का क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड इन एक्स यूनिवर्सल सरफेस। तो ये क्या है, अभी बोला मैंने, ये रोकर आर्म है ना। ये यहाँ पर ये रोकर आर्म, ये रोकर आर्म है ना, ये रोकर आर्म है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? सी, रोकर आर्म हो जाएगा 65 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट होता है, और इसका आंसर होगा 90 डिग्री। और प्रिक पंच वाला ये क्वेश्चन अगला आ गया, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिक पंच, इसका होता है 60 डिग्री। प्रिक पंच का एंगल 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल, चीजल का प्रकार क्या है? देखो ये चीजल के प्रकार जरूर आप, टाइप्स ऑफ चीजल, टाइप्स ऑफ प्लायर, है ना सॉरी, टाइप्स ऑफ पंच, ये आप पढ़ के जाना, थोड़ा सा गूगल पे डालोगे सीधे आपको आंसर मिलेगा, टू द पॉइंट और स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या है? देखो ये कटिंग है जिस तरह की है, और हैंडल इस तरह का है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस कट चीजल, ठीक है। और अगर मान लो इसी की डायरेक्शन में कटिंग एज होती, इसी की डायरेक्शन में कटिंग एज होती, तो ये हैंडल की डायरेक्शन में ये जो दिया है ना, ये वी शेप, इसी की डायरेक्शन में कटिंग एज होती तो वो क्या हो जाएगा? फ्लैट चीजल हो जाता, है ना, ये बस। और ये अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल, इसका ये देखो इस तरह का होगा तो क्या होगा? फ्लैट चीजल तो है नहीं, क्रॉस कट भी नहीं है, ये हाफ राउंड नोज, ये आधा दिख रहा है ना आपको, आधा कटा हुआ पोर्शन, ये तो इसका आंसर क्या होगा? हाफ राउंड नोज चीजल, ये आधा हाफ राउंड चीजल नोज, ये हाफ राउंड चीजल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल, ये इसका आंसर देखो, ये क्या है, कौन सा दिख रहा है, ये देखते हैं इसमें, देखिए ये दिख रहा है डायमंड पॉइंट, तो ये डायमंड जैसा दिख रहा है, ये डायमंड पॉइंट चीजल हो जाएगा। आप डायग्राम देख के ही इसका आंसर बता सकते हो, और ये डायग्राम वाले क्वेश्चन। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन हैमर से आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, तो ये इसका नाम पूछ रहा है, यहाँ का नाम पूछ रहा है, ये तो क्या हो जाएगा इसका? ये बाल पेन हैमर है, तो बाल पेन हैमर मतलब ये पेन होता है, ये नहीं, ये चिक, फेस, हैंडल, और ये आई होल, है ना। हैमर के तो बहुत ही ईजी पूरा जो ना पार्ट्स ऑफ, नेम ऑफ पार्ट्स है वो। व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये क्या हो जाएगा? चिक, मैंने भी बोला, ये चिक है, ये फेस है, ये पेन है, ये हैंडल है, ये आई होल, ठीक है। वो लिख देते हैं यार आपके लिए, हैंडल, सी एच, चिक, आई होल, पेन, ठीक है ना, ये हो गया फेस, ये हैमर के पार्ट्स हो गए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, आप सभी जानते हैं, इस पर तो काम ही करते हैं हम, क्या है? बेंच वाइस, नाम देख लो, बेंच वाइस, एक मिनट, बेंच वाइस आंसर हो जाएगा इसका, बेंच वाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, क्या है ये? पाइप वाइस, हैंडल वाइस, टूल वाइस, या बेंच वाइस? ये देखो कौन सी है, यहाँ पाइप, पाइप लगाते हैं इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाइप वाइस। यहाँ पाइप को लगा के फिर जो भी उस पर काम करना होता है, कटिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, जो भी, ये यहाँ पर पाइप को लगाया जाता है इस तरह से, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? पाइप वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्लायर, मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ प्लायर, टाइप्स ऑफ चीज़, ये आप देख लेना। तो क्या है? जॉइंट, स्लिप जॉइंट प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज, साइड कटिंग। तो साइड कटिंग तो है नहीं है, फ्लैट नोज भी नहीं है, एंड कटिंग, ये जो कटिंग है, ये आखिरी में देखो एंड वाला सिरा है ना, तो ये एंड कटिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये आप थोड़ा सा याद रखना, इसको क्या करते हैं, तीनों को अपन, इन तीनों को किसी सरफेस में अटका करके ये कसते हैं इस तरह से, तो ये क्या आगे आता है? तो जो पार्ट्स है जिसको खींचना रहता है वो होता है पुलर, है ना, ये पुलर है, निकालना होता है। मान लो पुली, ये मान लो कोई शाफ्ट है ना, ये मान लो कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर ये पुली है, इस पुली को निकालना है, यहाँ से इस पुली को बीच में से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर और यहाँ पर ये जो तीन सिरे हैं, ये से टिक जाएंगे इस पर, और फिर इसको कसेंगे ना, तो वो जो स्क्रू है वो इसको धक्का मारेगा और ये पुली बाहर आ जाएगी, तो इसका नाम है पुलर,
ठीक है, देखना वीडियो, आप सर्च करना सीधे आएगा, थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पुलर, व्हाट इज़ द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल, वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। तो अब नाम न्यूमेटिक जहाँ पर भी आता है, ये न्यूमेटिक जहाँ पर भी आता है इसका कनेक्शन होता है एयर से, तो आंसर क्या हो जाएगा, एयर। ठीक है, न्यूमेटिक वर्ड जहाँ पे भी आए इसका कनेक्शन एयर से है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ये क्या है, आगे पीछे किसका रहा है इसको, तो इसका नाम क्या है, रेचेट, रेसेस स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसका आंसर क्या होगा, रेचेट। जिसको भी आगे पीछे खिसकाने का काम होता है उसका नाम होता है रेचेट। ठीक है ना, ये है रेचेट स्क्रू ड्राइवर। व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक एलन कीज, एलन की कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, हाई स्पीड स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील। तो ये क्रोम वेनेडियम स्टील याद रखना पड़ेगा आपको। क्रोम वेनेडियम स्टील के क्या बनते हैं, एलन बोल्ट होते हैं, जो मतलब जो हाई फोर्स या इम्पैक्ट लोड को बियर कर सकते हैं, तो क्रोम वेनेडियम स्टील के बने होंगे। थोड़ा सा याद रखने वाला जैसा डाटा है। एलन की इकाई बनती है क्रोम वेनेडियम स्टील। जैसे इंजन के पार्ट्स याद रखते हैं ना अपन, पिस्टन का होता है एल्यूमिनियम अलॉय का होता है ना, सिलेंडर का होता है कास्ट आयरन, पिस्टन का कास्ट आयरन, इस तरह से। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइस, बेंच वाइस का उपयोग क्या है, टू होल्ड द वर्क पीस, टू होल्ड द टूल, टू होल्ड द वर्क टेबल, टू होल्ड द चक। तो वर्क पीस को होल्ड करेंगे, जिस टुकड़े को काटते हैं अपन, काम के टुकड़े को, काम का टुकड़ा पकड़ना, सीधी सी बात, हिंदी में भी पढ़ोगे तो भी। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पिनर, स्पिनर का नाम क्या है, ओपन स्पिनर, ट्यूबुलर स्पिनर, सॉकेट स्पिनर या रिंग स्पिनर। कैसा दिख रहा है आपको, शेप से आप अंदाजा लगाओ क्या होगा इसका आंसर, सॉकेट स्पिनर। ये इस तरह का सॉकेट है ना, सॉकेट स्पिनर ही बोलते हैं इसको। सॉकेट स्पिनर को एक्चुअल में इनको ये क्या सामान्य भाषा में गोटी पाने बोलते हैं, लेकिन ये सॉकेट स्पिनर है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पिनर, स्पिनर का नाम क्या है, सॉकेट, ट्यूबुलर, हुक, एडजस्टेबल स्पिनर। तो इसका नाम ये देखो, हुक जैसा दिख रहा है, ये हुक जैसा दिख रहा है, ये हुक जैसा दिख रहा है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, हुक स्पिनर। कहाँ गया, ये हुक स्पिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल इन द फिगर, वन वर्नियर स्केल के मान की गणना करना है। तो देखो ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल में अपन लिस्ट काउंट का गुणा करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाती है, टोटल रीडिंग बन जाती है। तो अब देखो इसमें वर्नियर स्केल का पूछ रहा है, तो इसमें हम इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं, कौन सा सिरा ऊपर वाली किसी लाइन की सीध में आ रहा है। और मेन स्केल की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं कि जीरो के बाद ये कितना पीछे है, जीरो के बाद मेन स्केल के जीरो के बाद वर्नियर स्केल कितना पीछे, वर्नियर स्केल का जीरो कितना पीछे, मेन स्केल के जीरो के बाद वर्नियर स्केल का जीरो कितना पीछे है, ये हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग में अपन पढ़ेंगे कि इस वर्नियर स्केल के इतनी लाइनों में से कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन की सीध में है, वो होगी वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग में लिस्ट काउंट का गुणा कर देंगे, वो टोटल हम किस में जोड़ देंगे, मेन स्केल में जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगी टोटल रीडिंग। अब देखते हैं यहाँ पे ये 9 नंबर का पार्ट आपको सीधे सीधे दिख रहा है इसकी सीध में, तो 9 इंटू 0.01, 9 इंटू 0.01 कितना हो जाए 0.09, ये हो जाएगा आंसर 9, ये वाला डी आंसर हो जाएगा इसका, तो डी विल बी द आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क डाउन एक्स, ये आपने को पता है क्या है, ये वर्नियर मेन स्केल नहीं, ये ऊपर वाला है, इसमें ये एरो यहीं तक है, एक मिनट यार, ये एरो यहाँ ऊपर तक ही है, तो क्या है इसका आंसर, बीम, लॉक स्क्रू, स्लाइडिंग यूनिट या मूवेबल जा, स्लाइडिंग यूनिट, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि ये क्या अभी इसने नई तरीके से दे दिया, तो ये स्लाइडिंग इसकी, ये क्योंकि स्लाइड होता है ना, ये इसके ऊपर स्लॉट्स बने होते हैं, ये स्लॉट्स होते हैं, तो ये स्लॉट्स होते हैं, तो ये यहाँ से आगे पीछे खिसकता है। व्हाट इज द अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, आप यूनिट जरूर याद रखना, ऐसा नहीं कि 0.01 आप लगा के आ जाए। तो मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.02 mm होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 mm मैट्रिक सिस्टम में। ये क्या पूछ रहा है, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूछ क्या रहा है, मैट्रिक सिस्टम में पूछ रहा है लिस्ट काउंट किसका, वर्नियर का, तो क्या होता है ये 0.02 mm। 86 का आंसर क्या है, व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ वर्क पीस, काम के टुकड़े के अंदर बाहर गहराई को नापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये काम कौन करता है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा ये बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं सारे काम। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर क्या करता है, ये रहा वर्नियर कैलिपर में आउटसाइड जा, इनसाइड जा, डेप्थ बार सब कुछ होता है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ, ये तीनों कौन नाप सकता है, ये नाप सकता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजरिंग इंटरनल एक्सटर्नल मेजरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल मेजरमेंट किसके द्वारा नापते हैं अपन, किसके द्वारा नापते हैं अपन, मूवेबल जाज के द्वारा। ये मूवेबल जाज के द्वारा, 87 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, इसकी रीडिंग निकालना है। लिस्ट काउंट कितना दिख दिया 0.1, तो इसमें मेन स्केल की रीडिंग देखो, तो 4 के बाद देखो मेन स्केल पे ये 0 से कितना पीछे, यहाँ वाली ये वाली रीडिंग पढ़ना है, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 4 के बाद 5, 4 के बाद कितने 1 2 3 और 4 और, तो इतनी किसकी रीडिंग कितनी होगी 4.4 सेंटीमीटर में। लेकिन सारे ऑप्शन काय में दे रखे, mm में दे रखे हैं, तो mm में दे रखे तो मुझे रीडिंग भी काय में निकालना पड़ेगा, mm में निकालना पड़ेगा।
तो ये क्या हो जाएगा 44 mm। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, ये 4 वाला हिस्सा इसके सीध में, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 0.4। इसमें ये रीडिंग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये इसमें 44 में, तो 44.4 आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ये रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। फिर से रीडिंग निकालना है लिस्ट इसकी वर्नियर कैलिपर की। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये तो अब इसमें यहाँ मेन स्केल की रीडिंग क्या बोला, वर्नियर स्केल लिस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर, हाँ टोटल रीडिंग ही पूछ रहा है ना। तो ये मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई 0 ही हो गई, क्योंकि 0 से इसमें गया ही नहीं है पीछे, तो 0 ही हो गया इसका रीडिंग। फिर मेन स्केल में क्या है 3 वाला है इसके, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 3 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा पॉइंट क्या है लिस्ट काउंट 0.3 है ना, 0.3, और ये इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 आंसर होगा। आंसर विल बी बी 89 का। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका 0.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में तो यहाँ डायग्राम तो दिया नहीं है, ये रीडिंग निकालने का ही क्वेश्चन होगा क्योंकि डायग्राम इसमें छपा नहीं है। तो क्या दिया है, नेम द पार्ट में यहाँ पे जो दिया है 5 के बाद 1 2 3 और 4, मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी 54। आंसर 50 में दिया है, तो 50 के बाद 51 52 53 और 54। फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, सीधा सीधा दिख रहा है 4 इंटू 0.1, तो मतलब 0.4, ये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54.4। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन टेकन विद द डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है, कितना होगा, सीधे याद रखना है अपने को, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए 0.01 mm। फिर व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ पिस्टन पिन। पिस्टन पिन का डायमीटर नापने के लिए कौन सा, पिस्टन पिन के व्यास को नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापेंगे पिस्टन पिन का डायमीटर, क्योंकि जितने भी पिन विन आउटसाइड एक्सटर्नल डायमीटर है ना एक्चुअल में, वो तो कैसे नापेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जितना भी कवर करता है पीछे वाला बैरल, ये वाली रीडिंग पढ़ लेते हैं, और ये जिसका जीरो, ये जो जीरो लाइन है किसकी, बैरल स्केल की, इस जीरो लाइन के सामने इस जो ये सर्कुलर स्केल है इसका कौन सा वाला भाग है, उसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके इस मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ देते हैं। तो देखते हैं मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर कितनी है, ये 5 के बाद 6 7 8 और ये आधा वाला, तो ये कितना हो जाएगा 8.5। फिर इसमें थिम्बल स्केल की रीडिंग, थिम्बल स्केल की रीडिंग कितनी है यहाँ पे, ये 19 के बाद 20 आ रहा है, तो 19 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.19, तो इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8.5 में ऐड करेंगे तो 9 6 और ये 8.69, ये रीडिंग बनेगी। ठीक है, ये तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 to 25। ये इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ पे, 0 से 1 2 हो, ये 2.5। फिर ये थिम्बल स्केल बोल दो या राउंड सर्कुलर स्केल बोल दो, एक ही बात है। थिम्बल स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, ये 25, एग्जैक्टली 25 इंटू 0.01, तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू ये, फिर ये इसमें जोड़ देंगे, ये इसमें जोड़ देंगे तो 2.5, तो 5 7 2.75, ये है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेजरमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट्स। तो नॉट यूज टू चेक, इनसाइड से कैसे नहीं नाप सकते हैं, तो वर्नियर कैलिपर से इनसाइड नाप सकते हैं अपन, सीधी सीधी, आउटसाइड से नहीं नाप सकते हैं, सीधी सी बात है, नाम ही उसका आउटसाइड है, तो आउटसाइड से ही नापेंगे अपन। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने जैसा था नहीं। फिर व्हाट इज टू बी चेक्ड विद वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज से क्या नापेंगे, लीक इन द कूलिंग सिस्टम, लीक इन द
एयर ब्रेक सिस्टम, लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम या लीक इन द हाइड्रोलिक, ये हमेशा ये आंसर सही है इसका। क्या नापेंगे अपन वैक्यूम गेज से, काय के लिए चेक करेंगे वैक्यूम गेज से कि इनलेट मैनिफोल्ड में कहीं लीकेज तो नहीं है, तो लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम चेक करेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ चीजल, चीजल का पर्पज़ क्या है? ग्राइंडिंग, मशीनिंग, रीमिंग या चिपिंग, नाम ही चीजल है, चिपिंग करेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी। विच चीजल इज़ यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सर्फेसेस, तो फ्लैट चीजल। आंसर सीधे याद रखना है कि बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस चीनी का प्रयोग करेंगे? फ्लैट चीजल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल इन द कॉर्नर, कॉर्नर से मटेरियल निकालने के लिए कौन से चीजल का यूज़ करेंगे? फ्लैट चीजल का करेंगे नहीं, हाफ राउंड, क्रॉस कट, डायमंड पॉइंट, क्योंकि कोने जो भी होते हैं नुकीले कोने, वहाँ से डायमंड पॉइंट का चीजल का यूज़ करेंगे हम। डायमंड पॉइंट चीजल का डायग्राम देखोगे तो भी इजीली समझ में आएगा आपको। विच टाइप ऑफ चीजल यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, तो क्या हो जाएगा? डायमंड पॉइंट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आई होल इन एन हैमर, तो क्या करने के लिए लगाते हैं अपन, है ना? स्ट्राइक द जॉब, फिट द हैंडल, ये सिंपल से आई होल क्यों लगाते हैं इसमें? आई होल क्यों होगा हथौड़े के अंदर? हाथ उसमें हत्था फिट करने के लिए, तो फिक्स द हैंडल। व्हाट इज द यूज ऑफ लंप हैमर, लंप हैमर का यूज़ क्या है? देखो, स्ट्राइक द मटेरियल, पंच द मेटल, स्प्रेड द मेटल या लाइट डेमोलिशन वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट डेमोलिशन वर्क। डायरेक्ट याद रखना हमने को, लंप हैमर का यूज़ क्या करते हैं हम? लाइट डेमोलिशन वर्क, हल्का विध्वंसक कार्य करने के लिए उपयोग करेंगे। पढ़ोगे तो याद रहेगा, और याद ही रखना पड़ेगा इनसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को, और कोई इसका सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि भाई लंप हैमर काय के लिए यूज़ करेंगे? लाइट डेमोलिशन वर्क के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेलेट, मेलेट क्या होता है? लकड़ी का हैमर, लकड़ी का हैमर काय के लिए उपयोग करते हैं अपन? स्ट्राइक द सॉफ्ट मेटल, क्योंकि लकड़ी से उसमें क्या होता है? स्क्रैचेस नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड, विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड इन द स्पेस लिमिटेशन, स्पेस लिमिटेशन के लिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे? क्रॉस रेसर, रेचेट, स्टम्पी, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नहीं होता। स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर एक छोटा सा होता है ना, बहुत छोटे साइज का होता है, इसको अपन स्पेस लिमिटेशन में यूज करते हैं, याद रखना पड़ेगा। विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब, स्मॉल डायमीटर जॉब का होल्ड करने के लिए कौन सी वाइस का उपयोग करेंगे? बहुत छोटे छोटे जॉब होल्ड करने के लिए। पाइप वाइस नहीं है, हैंड वाइस नहीं है, पिन वाइस, बहुत छोटी साइज की होती है ये, छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए यूज होती है, पिन वाइस, है ना, नाम ही पिन वाइस है, पिन को तक पकड़ सकते हैं इससे। विच कंडीशन ऑफ द टायर प्रेशर नॉट टू बी चेक्ड, टायर इज कॉल्ड, टायर की जांच किस स्थिति में नहीं करनी चाहिए? तो टायर इज कॉल्ड, टायर इज कैरिंग लोड बिफोर स्टार्ट ऑफ जर्नी, या टायर इज हॉट आफ्टर लॉन्ग रन, तो इसका आंसर होगा डी, टायर इज हॉट आफ्टर लॉन्ग रन। लंबे समय के बाद टायर गर्म है तब हम उसकी चेक नहीं कर सकते, है ना, लंबे समय के बाद जब टायर गर्म हो जाता है तब उसको चेक नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आ गया है अपना मॉड्यूल नंबर 3, तो इसको हम टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।